हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स की। गाइज अभी क्या हुआ रिसेंटली अराउंड G20 एंड OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो मेंबर कंट्रीज़ है अराउंड 136 कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि वो जो मिनिमम टैक्स जो अपने कंट्री में रखेंगे कॉरपोरेट टैक्स, उसकी वैल्यू वो रखेंगे मिनिमम 15%। और जो ये कंट्रीज है अराउंड 136 कंट्रीज गाइज वर्ल्ड की अराउंड 90% से ज़्यादा जीडीपी को अकाउंट करती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कंट्रीज है इन्होंने ये पैक्ट साइन क्यों किया, जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 15% सेट क्यों किया। ये इसलिए किया गया गाइज क्योंकि अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, जिसके वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं वो काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो टैक्स है वो इवेट करने में सक्सेसफुल हो पाती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होता है। अराउंड गाइस एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया को हर साल अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है एंड यूएस को अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है। तो गाइस हम पहले अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिग एमएनसीज जो होती हैं वो टैक्स को कैसे अवॉइड करती हैं, टैक्स को कैसे बचाती हैं। पहला जो वो तरीका यूज जो करती हैं गाइस, दैट इज रजिस्टरिंग इनटेंजिबल एसेट्स इन टैक्स हेवन। क्या होता है गाइस, टैक्स हेवन वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पर जो कॉरपोरेट टैक्स होता है वो ज़ीरो या फिर मिनिमम होता है। तो गाइस ये कंट्रीज जो होती, जो एमएनसीज जो होती हैं वो क्या करते हैं, अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ड्रग पेटेंट्स की, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स की, ट्रेडमार्क्स की, इन इनटेंजिबल एसेट्स को, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को उस कंट्री में रजिस्टर करती है जिस कंट्री में टैक्स काफ़ी कम होता है। तो गाइस रजिस्टर कराने से इस लो टैक्स कंट्री में कंपनीज को दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट, जो उस कंपनी की, उस एमएनसी की जो बाकी सब्सिडरीज हैं जो दूसरी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, वो इस सब्सिडरी को जो कि लो टैक्स कंट्री बेस्ड है उसको रॉयल्टीज़ पे करती है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस सब्सिडरी को जो कि लो टैक्स कंट्री में रजिस्टर्ड है, और उस प्रॉफिट पर उन्हें टैक्स काफ़ी कम पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वेरी लो टैक्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। दूसरी बेनिफिट जो होता है एमएनसी को, दैट इज जो बाकी जो सब्सिडरीज हैं जो उनको रॉयल्टीज़ पे कर रही है, तो वो रॉयल्टी उनके जो प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाती है, मतलब उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, इसलिए उन्हें उस कंट्री में जो कि हाई टैक्स कंट्री है उनमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। आपने सुना होगा गाइस डिफरेंट टैक्स हेवन्स का नाम, जैसे बरमूडा हो गया, माल्टा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स हो गए। तो ये सारे टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पर जनरली एमएनसीज जो हैं अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर कराती है ताकि उन्हें काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़े। गाइस सेकंड तरीका है जो कि एमएनसीज यूज़ करती हैं, दैट इज़ द मैनिपुलेटिंग प्राइजेस को मैनिपुलेट करके। अब क्या होता है गाइस, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग एक कंपनी को उस प्रॉफिट पर टैक्स पे करना पड़ता है जो प्रॉफिट उसने उस पर्टिकुलर कंट्री में कमाया है। अब गाइस क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, मतलब किसी एक कंट्री से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, किसी दूसरी कंट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली हो रही है, और किसी थर्ड कंट्री में जो है सेल हो रही है। तो अब वो इस गाइस क्या करते हैं, जिस कंट्री में जो हाई टैक्स होती है, जो हाई टैक्स कंट्री जो होती है, उसमें जब वो रॉ मटेरियल्स जो प्रोक्योर करते हैं और वो आगे अपनी दूसरी सब्सिडरी को सेल करते हैं तो काफ़ी लो कॉस्ट पर सेल करते हैं। मतलब लेट्स से अगर उन्होंने $80 पर $80 पर मटेरियल उन्होंने उनकी कॉस्ट पड़ी है, तो लेट्स से उन्होंने सिर्फ $81 पे ही उनको अपनी दूसरी सब्सिडरी को दूसरी कंट्री में सेल कर दिया। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट इतना कम रखा, इसलिए उन्हें जो हाई टैक्स कंट्री है उसमें प्रॉफिट बहुत जो टैक्स जो है काफ़ी कम पे करना पड़ा। अब जबकि जिस सब्सिडरी को उन्होंने बेचा वो उस कंट्री में सिचुएटेड है जिसमें काफ़ी टैक्स कम है। अब वो जो सब्सिडरी है आगे जो अपने प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट को जब सेल करेगी वो काफ़ी हाई रेट पे करेगी, मार्केट रेट पर करेगी, तो उनका प्रॉफिट काफ़ी सबसे ज़्यादा हुआ बिकॉज उनका जो इनपुट कॉस्ट थी काफ़ी कम थी और आउटपुट उनकी मार्केट कॉस्ट है, इसलिए उनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ।
बट क्योंकि उस कंट्री में टैक्स इतना कम है इसलिए उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ और उन्हें अपना टैक्स कम पे करना पड़ा। अब गाइस क्या होता है, जो OECD होती है, ओ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने इस चीज़ को रोकने के लिए एक मेथड डेवलप किया था, दैट इज़ आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब जब भी कोई भी फर्म अपनी इंट्रा फर्म ट्रांसफ़र करेगी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स को अपने ही दो फर्म्स के बीच में ट्रांसफ़र करेगी, तो वो ट्रांसफ़र जिस प्राइस पर होगा वो मार्केट प्राइस पर होगा, ना कि दूसरे प्राइस पर। बट गाइस क्या होता है, इस पॉलिसी के होते हुए भी एक्चुअली क्या होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टैक्स अथॉरिटीज़ को। सो इसलिए जो जो कंपनीज़ हैं इस लूप होल का यूज़ करती हैं और काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो टैक्स है वो बचाती हैं। गाइस थर्ड एंड द लास्ट मेथड है जो MNCs यूज़ करती हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, दैट इज़ द डेप्ट। मतलब अपनी दूसरी कंट्रीज़ में जो उनकी सब्सिडरीज़ हैं, मतलब वो सब्सिडरी जो लो टैक्स कंट्री में प्रेजेंट है, वो क्या करती है, उनसे लोन ले लेती है। मतलब एक सब्सिडरी जो कि हाई टैक्स कंट्री में है, उसने अपनी दूसरी सब्सिडरी जो कि लो टैक्स कंट्री में है, उससे उन्होंने अपना लोन ले लिया। अब जब उन्होंने लोन लिया तो उसका उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है उनके प्रॉफिट्स में से डिडक्ट होता है, तो उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स है वो कम हो जाता है, इसलिए उन्हें जो अपनी हाई टैक्स कंट्री में जो टैक्स पे करना पड़ता है काफ़ी कम पे करना पड़ता है। सो गाइज आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो OECD का प्रपोजल है, जो एग्रीमेंट है, उससे जो MNCs के द्वारा जो टैक्स इवेजन होता है वो कैसे रोका जा सकता है। सो गाइज उस प्रपोजल के दो पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर है रीएलोकेटिंग सम टैक्स राइट्स टू मार्केट कंट्रीज। क्या होता है गाइज, इस प्रपोजल में कहा गया है कि वो कंपनीज जिनका एनुअल रेवेन्यू 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा है और एनुअल प्रॉफिट 10% ऑफ देयर रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज को अपने 10% से ज़्यादा के प्रॉफिट पर एक टैक्स पे करना पड़ेगा उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में उन्होंने ये रेवेन्यू जनरेट की है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गाइज, ऐसे कि फेसबुक गाइज एक डिजिटल बेस्ड कंपनी है, जैसे कि उसका इंडिया में कोई सच फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई इनके फैक्ट्रीज नहीं है, बट स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से फेसबुक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है इंडिया के यूज़र बेस से। बट इस प्रॉफिट पर जो टैक्स पे करता है फेसबुक वो US में पे करते हैं, ना कि इंडिया में। बट गाइस इस पिलर के एनफोर्स होने के बाद क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस प्रॉफिट पर जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलेगा। अब इस पिलर में गाइज एक जो थ्रेशोल्ड सेट किया गया है, दैट इज 20 बिलियन यूरोज एंड 10% ऑफ प्रॉफिट, इसलिए सेट किया गया है ताकि जो छोटी MNCs जो छोटी कंपनीज हैं उनको इस एक्स्ट्रा बर्डन को फेस ना करना पड़े, उनका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल स्मूथ चले। सेकेंड पिलर है गाइज ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स। मतलब अब क्या होगा गाइज, हर एक कंट्रीज में एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स सेट हो गया है, दैट इज द 15%। बट गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री अपनी कंट्री में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% से नीचे चार्ज नहीं कर सकती, सेट नहीं कर सकती। वो अभी भी दैट इज फ्री टू सेट द टैक्स रेट एट लेस देन 15%। बस अब क्या हुआ, जैसे कंट्रीज जो है अपनी कंट्री में लेट से 12% ऑफ टैक्स रेट सेट करती है, तो गाइस उस कंपनी को 12% उस कंट्री में पे करना पड़ा, जो 3% लेस पे करना पड़ा वो अपनी उसको होम कंट्री में पे करना पड़ेगा जिस कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है। सो ओवरऑल उस कंपनी को 15% ऑफ टैक्स मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से वो टैक्स अवॉइड नहीं कर पाएंगे। सो गाइज अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि इस प्रपोजल के चैलेंजेस क्या है, इन दो पिलर्स को अपनी कंट्रीज़ में एनफोर्स करने में गवर्नमेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। गाइज पहला चैलेंज है, जो कंपनीज़ का 10% से ऊपर का जो प्रॉफिट होगा उसको जो दूसरे कंट्रीज़ में रीएलोकेट किया जाएगा, उसको किस प्रपोर्शन में रीएलोकेट किया जाएगा, किस रेट पे किस कंट्री को दिया जाएगा, दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज। द सेकंड चैलेंज इज गाइस कि टैक्सेशन सिंस एक इंटरनल एक सब्जेक्ट है,
मतलब हर एक कंट्री को राइट है कि वो सेट कर सकते हैं कि अपनी कंट्रीज़ में वो कितना परसेंट टैक्स चार्ज करे। अब क्योंकि एक मिनिमम टैक्स सेट कर दिया गया है, इसलिए हर एक गवर्नमेंट को अपने पार्लियामेंट में एक बिल टेबल करना पड़ेगा, ताकि जो ये प्रपोज़ल है उसको एनफोर्स किया जा सके। साथ ही में गाइस उस कंट्री में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्स लॉज़ हैं, जो कि इस प्रपोज़ल के साथ इनकम्पैटिबल है, उनको रिपील करना पड़ेगा, उनको कैंसल करना पड़ेगा। द थर्ड एंड द लास्ट चैलेंज इज गाइस, एक ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जो इन बड़ी बड़ी एमएनसीज के जो बैलेंस शीट्स हैं उनको ऑडिट कर सके, ताकि जो ये कंट्रीज़ हैं जिनमें उनका प्रॉफिट जो है रीएलोकेट होगा, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है जो रीएलोकेट होगा, उसके जो बैलेंस शीट्स है उनको ट्रस्ट किया जा सके, उनके डेटा पर रिलाई किया जा सके। I hope guys you liked my video. Please like the video and subscribe the channel. पर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।